अधिकांश लोग इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं जो अस्पष्ट हैं और जिनका तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। आशा की जाती है कि समय के साथ और अधिक शोध किए जाने पर हम इन मामलों के बारे में और जान पाएंगे और कुछ उत्तर आखिरकार मिल जाएंगे। नंबर 10। माल्टा का एक पुरातात्विक स्थल शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि इसे किसने बनाया या हजारों साल पहले इस इलाके में रहने वाले लोग इसका किस लिए उपयोग करते थे। ये स्थल हाइपोजियम ऑफ हाउस एथिलियन कहलाता है, जो माल्टा के वैलेटा के ग्रैंड हार्बर के पास है। इसकी खोज का इतिहास भी अद्भुत है, क्योंकि किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि ये पूरी तरह से संयोगवश नहीं मिल गया। 1902 में एक पत्थर काटने वाले को वहां मकान बनाने का काम मिला और वह इमारतों की नींव डाल रहा था। जब वह जमीन में खुदाई कर रहा था तो उसने गलती से हाउस एथिलियन के हाइपोजियम की छत तोड़ दी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज कर ली है। जब उस स्थल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इमारत के ऊपरी हिस्से का बड़ा हिस्सा पहले ही शुरू हो चुके निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था। लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही पता चला कि निचले हिस्से सुरक्षित थे। खुदाई तुरंत शुरू हो गई और 1903 में यह स्थल एक आम नागरिक की संपत्ति बन गया। अगले 8 वर्षों में पुरातत्वविदों ने परिसर को जितना संभव हो उजागर किया और पाया कि इसे 3 अलग अलग स्तरों पर बनाया गया था। इतिहासकार इस जटिल संरचना को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि यह भूल भुलैया जैसी थी जो कई कमरों तक जाती थी। उन्हें परिसर में गलियारे और छोटी छोटी कोठरियां भी मिली, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इन कमरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। पूरी भूल भुलैया को चूना पत्थर से बहुत ही बारीकी से तराशा गया था और उसमें किया गया कुछ काम बेहतरीन गुणवत्ता का पाया गया। कुछ पत्थर का काम बेहद सटीक और साफ था और हमें नहीं पता कि हजारों साल पहले ये आदिम औजारों से कैसे हुआ। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अलग अलग खुले क्षेत्रों में कई गोल गड्ढे मिले और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों का उपयोग पूजा अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था। हाउस एथिलियन के हाइपोजियम की अजीब बनावट के कारण कुछ लोग इसके उद्देश्य पर अलग सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह निर्माण विधि परिसर की ध्वनिक विशेषताएं बढ़ाने के लिए चुनी गई, क्योंकि कक्ष खास आवृत्तियों के लिए समायोजित हैं। अगर ऐसा है तो हाउस एथिलियन का हाइपोजियम शायद सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक हो सकता है, जिसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि बढ़ाने के लिए बनाया गया था। जहां यह संरचना अपने आप में रहस्यमयी है, वहीं वहां पाए गए कुछ अवशेष भी काफी अजीब है। इनमें एक छोटी मूर्ति है जिसे सोई हुई महिला नाम दिया गया है। यह मूर्ति प्रकृति माता या कुछ विद्वानों के अनुसार जीवन के अंत का प्रतीक मानी जाती है। ये स्थल जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का है और भी अधिक अध्ययन का पात्र है और खुदाई संभवतः लंबे समय तक जारी रहेगी। आशा है कि शोध इन रहस्यमय लोगों और उनके जीवन के तरीकों पर और जानकारी देगा। नंबर 9। शुरुआत में सुमेरियन राजाओं की सूची को सिर्फ उस सभ्यता की पौराणिक कथाओं के पात्रों की सूची माना जाता था, लेकिन डीएनए विश्लेषण की मदद से हुई खोजें कुछ और ही साबित कर सकती है, जिससे इस अजीब खोज में और भी रहस्य जुड़ जाता है। सूची में सबसे पहला नाम 2,26,000 साल पहले का है, जो अजीब लग सकता है क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सभ्यताएं मौजूद नहीं थीं। माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता 5400 ईसा पूर्व शुरू हुई और 600 साल बाद खत्म हो गई। राजाओं की सूची सैकड़ों हजारों साल पहले से शुरू होने का तथ्य इतिहासकारों को उलझन में डालता है। ये उन राजाओं की सूची है जिन्होंने 1817 ईसा पूर्व तक सुमेर पर शासन किया। नाम सुमेरियन भाषा में लिखे गए हैं, जैसा कि अपेक्षित है, और ये उन मिट्टी की तख्तियों पर उकेरे गए हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में मिली थी, जिसे अब दक्षिणी इराक के नाम से जाना जाता है। ये सूची 20वीं सदी में क्षेत्र की खुदाइयों में मिली थी। इसका पहला भाग जर्मन अमेरिकी विद्वान
हरमन हिल्प्रेक्ट ने खोजा था। उन्होंने यह खोज 1900 के दशक के अंत में की थी और बहुत शोध करने के बाद उन्होंने 1906 में अपनी खोज प्रकाशित की थी। 1911 में जीन विंसेंट शिएले ने और टुकड़े खोजे और वर्षों में मिट्टी के नीचे से कुल 18 टुकड़े बरामद किए गए। ये एक बड़ी बाढ़ का उल्लेख करता है जो बाइबिल की बाढ़ जैसी थी और हजारों साल पहले उसी क्षेत्र में हुई थी। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि यह काल्पनिक है या ऐतिहासिक। सुमेरियन राजाओं की सूची को इतना अजीब बनाता है यह तथ्य कि इस महान बाढ़ से पहले जिन कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया, जो कि निश्चित रूप से असंभव होना चाहिए। उल्लेखित 8 राजाओं ने कुल मिलाकर 3,41,200 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि यह सूची या तो काल्पनिक है या उस युग की पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रही है। राजा एन्मुलुआना को 43,200 वर्षों तक शासन करने वाला बताया गया है और राजा काली कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक शासक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पौराणिक कथा सिद्धांत को बल मिला क्योंकि 432 संख्या का रहस्यवाद में अक्सर उपयोग हुआ है। ये संख्या वाइकिंग्स, माया और प्राचीन यूनानियों के लिए भी खास थी, लेकिन दूसरों के पास इसका एक अधिक तार्किक स्पष्टीकरण है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्याएं एक सूत्र में कूटबद्ध हैं जो सुमेरियन गणित के आधार 60 पर आधारित है। सूची पर लागू करने से इन प्रलय पूर्व राजाओं का शासनकाल अधिक तर्कसंगत हो जाता है। प्रलय के बाद के राजाओं पर यह प्रणाली लागू होने पर विफल हो जाती है। सूची के अनुसार जैसे ही बाढ़ का पानी उतर गया, सुमेरियन राजशाही स्वर्ग से उतरी और किश नामक एक नए शहर में स्थापित हुई। इस अवधि के बाद जिन राजाओं का उल्लेख किया गया है उनमें नांगिश-नांगिश-लिशमा शामिल है, जिन्होंने 670 वर्षों तक शासन किया, और जुका-जुके-कीप जो 900 वर्षों तक राजा रहे। कुछ इतिहासकारों ने इन लंबे शासनकालों की तुलना बाइबिल के सैकड़ों साल तक जीवित रहे राजाओं से की है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह सूची राजाओं से जुड़ी है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ। कुल मिलाकर बाढ़ के बाद के राजाओं ने 24,510 साल 3 महीने और 3.5 दिन तक शासन किया। इसके बाद राजशाही उरुक और आधुनिक इराक के अन्य क्षेत्रों में फैल गई। सूची में तारीखें बढ़ने पर ज्यादातर राजाओं का शासनकाल घटता है, कुछ को छोड़कर जिन्हें सदियों तक शासन बताया गया है। लंबे समय तक माना गया कि सुमेरियों ने पहली मानव सभ्यता बनाई थी, लेकिन डीएनए परीक्षण की बदौलत जो एक व्यक्ति अल्बर्ट पेरी द्वारा दिए गए नमूने पर किया गया था, उन्हें बताया गया कि उनका डीएनए लगभग 3,38,000 साल पहले रहने वाले एक पूर्वज तक पहुंचता है, जिसे असंभव माना जाता था, और आज भी कई लोग इसे असंभव मानते हैं। अभी भी कई लोग मानते हैं कि इस सूची के राजा हजारों साल जिए, पर और जानकारी ना मिलने तक इसे संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। नंबर 8, सर चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ का रहस्यमय मामला 1935 का है, और चूंकि वे कभी नहीं मिले, उनका मामला आज भी एक अनसुलझा ऑस्ट्रेलियाई रहस्य बना हुआ है। स्मिथ ने अपने जीवन काल में काफी नाम कमाया था, क्योंकि उन्हें एक कुशल विमान चालक और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। उनके करियर में कई अनोखे कारनामे थे जो पहले किसी ने नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया के पूरे क्षेत्र में बिना रुके उड़ान भरना, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और लंदन तक जाना, और प्रशांत महासागर की पहली पूर्व की ओर उड़ान पूरी करना। इन सभी कारनामों की अपनी अलग ही खासियत है, लेकिन 1935 में हुई घटनाओं ने इन सब को पीछे छोड़ दिया। ये 7 नवंबर को शुरू हुआ, जब स्मिथ ने लंदन से ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया। इस समय तक स्मिथ, जिन्हें दोस्त स्मिथ ही कहते थे, 38 साल के हो गए थे, और उन्होंने टोमी पैथर ब्रिज के साथ ये उड़ान भरने का फैसला किया। उसी शाम सूरज ढलते वक्त दोनों ने लेडी सदर्न क्रॉस नामक सिंगल इंजन विमान में उड़ान भरी। वे भारत के इलाहाबाद में ईंधन भरने के लिए रुके, जिसके बाद वे सिंगापुर की ओर रवाना हुए। उन्हें हवा में देखा गया जब वे एक और पायलट जिमी मेलरोज के पास से गुजरे, जिन्होंने तुरंत इस मुलाकात की सूचना दी, क्योंकि वे मशहूर जोड़ी से मिलकर बहुत उत्साहित थे। कहा जाता है
कि मेलरोज ही वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने गायब होने से पहले स्मिथ और पेथर ब्रिज को देखा था। ये ध्यान देने योग्य है कि जब स्मिथ जवान थे और बॉन्डी बीच के ऊपर उड़ान भरते समय अपनी जान लगभग खो बैठे थे, उसके बाद उन्हें पानी से डर यानी एक्वाफोबिया हो गया था। इसका मतलब था कि जब भी वह पानी के ऊपर उड़ान भरते थे उन्हें घबराहट के दौरे पड़ने की संभावना रहती थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका उनके गायब होने से संबंध था या नहीं। संभावना कम है क्योंकि उनके साथ को पायलट था जो विमान का नियंत्रण संभाल सकता था। जब दोनों अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे तो इस बारे में कई सिद्धांत सामने आए कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि उनका विमान म्यांमार के आई आइलैंड के पेड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसके वाजिब कारण थे। स्मिथ जिस नक्शे का उपयोग कर रहे थे उसमें वह द्वीप नहीं था, इसलिए शायद वह भूल गए कि वह रास्ते में है। विमान के लैंडिंग गियर का एक पैर द्वीप पर उस जोड़ी के गायब होने के 18 महीने बाद मिला। 3 महीने बाद एक अन्य विमान चालक ने बताया कि द्वीप पर कई ऊंचे पेड़ आधे टूटे थे, लेकिन मलबा न मिलने से यह तय नहीं हो सका कि यह स्मिथ के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि लैंडिंग गियर बस बहकर द्वीप पर आया। असल में स्मिथ का विमान बहुत दक्षिण में गिरा था। तब से कई लोगों, जिनमें इतिहासकार इयान मैकेंजी भी है, ने द्वीप पर सुराग खोजे, लेकिन सफलता नहीं मिली। चूंकि और कुछ नहीं मिला, स्मिथ और पेथर ब्रिज की गुमशुदगी कभी सुलझ नहीं पाई और उस रात जो घटनाएं घटी वे शायद कभी सामने ना आ सकें। नंबर 7। जब किसी मृत समझे गए व्यक्ति के जीवित होने का सबूत मिलता है और उसके दोस्त व परिवार इससे अनजान होते हैं, ये काफी परेशान करता है। हेर्शल ग्रिन्सपैन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीवित रहने का प्रमाण निश्चित नहीं है, लेकिन एक फोटो से ऐसा लगता है। ग्रिन्सपैन हनोवर, जर्मनी से थे, लेकिन 1913 के जर्मन नागरिकता कानून के कारण वे कभी जर्मन नागरिक नहीं बन सके, क्योंकि वहां जन्मे बच्चे को तभी नागरिकता मिलती थी जब दोनों माता पिता वही जन्मे हों। इसके बजाय प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पोलैंड के नागरिक बन गए। हनोवर में रहते हुए यह घोषणा हुई कि जर्मनी के सभी पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार किया जाएगा और ग्रिन्सपैन का परिवार भी 12,000 हिरासत में लिए गए लोगों में था। उनकी संपत्ति और जमीन जब्त हुई और उन्हें ट्रेन से पोलैंड भेजा गया। सीमा पर पहुंचने के बाद उन्हें 2 मील पैदल चलकर भी शहर में प्रवेश नहीं मिला और वे वहीं रुके जहां रेड क्रॉस ने उनकी देखभाल की। हालात बहुत खराब थे, कई लोग बीमार हो गए। ग्रिन्सपैन अब इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। पैसे जुटाकर उन्होंने एक आग्नेयास्त्र खरीदी और पेरिस में जर्मन दूतावास गए। उन्होंने दूतावास अधिकारी से मिलने की मांग की, ये कहते हुए कि वह जासूस हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो जानकारी केवल राजदूत को ही सौंपेंगे, जिन्हें उन्होंने हिज एक्सीलेंसी कहकर संबोधित किया, लेकिन उन्हें जूनियर अधिकारी अर्न्स्ट वॉन राथ से बात करने पर ही संतोष करना पड़ा। उन्हें वॉन राथ के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे उस जानकारी पर चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बजाय ग्रिन्सपैन ने अपना हथियार निकाला और गोली चला दी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराध कबूल लिया। ग्रिन्सपैन अपने जल्दबाजी में किए कामों के लिए मशहूर हुए और पेरिस की फ्रेनस जेल में कई इंटरव्यू दिए। अभियोजन पक्ष ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए जर्मनी वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें बरगास स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब उन्हें और कुछ अन्य कैदियों को वहां ले जाया जा रहा था तो उन पर जर्मन विमानों ने हमला कर दिया। अराजकता के दौरान कुछ कैदी भागने में सफल रहे और यह माना गया कि ग्रिन्सपैन भी उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि वे उन लोगों में शामिल नहीं थे जो अंततः बरगास पहुंचे। अगर उन्हें यह पता होता तो शायद वे भाग जाते, लेकिन इसके बजाय वे बरगास तक पैदल चले गए, जहां उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और समझाया कि हमले के बाद जब बाकी कैदियों को इकट्ठा किया गया तो उन्हें बस पीछे छोड़ दिया गया था। उन्हें टूलूज में कैद किया गया, पर जर्मन अब भी उनकी तलाश में थे। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने ग्रिन्सपैन को सौंपने की मांग की, हालांकि उन्हें जर्मन नागरिकता नहीं दी गई थी। फ्रांसीसी सरकार ने विरोध नहीं किया और ग्रिन्सपैन को प्रिंस अल्ब्रेक्ट्स स्ट्रासे में बंद कर दिया गया। आखिरकार
उसे मैक्डेबर भेजा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। कुछ लोग मानते हैं उसकी मृत्यु हिरासत में हुई, जबकि अन्य का अनुमान है कि वह युद्ध में जीवित बच गया और पेरिस जाकर बस गया। 1946 में इस सिद्धांत को तब बल मिला जब एक फोटो सामने आई जिसमें कई लोगों ने व्यक्ति को ग्रिन्सपैन बताया। ये फोटो जर्मनी में ली गई थी, लेकिन कभी पुष्टि नहीं हुई कि ये ग्रिन्सपैन ही था। कई लोगों का मानना है कि वो जर्मन अधिकारियों से बचकर लंबा जिया। नंबर 6, सैन्य कर्मियों ने दशकों से आसमान में अजीब रोशनी देखने की रिपोर्ट दी है और 2 पायलटों फेलिक्स मोंकला और रॉबर्ट विल्सन के गायब होने का अनसुलझा मामला भी इसका अपवाद नहीं है। ये घटना 23 नवंबर 1953 की रात को हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार उस तूफानी रात अमेरिकी वायु रक्षा कमान के कनाडाई सीमा के पास तैनात सदस्य रडार पर एक विमान देखकर उन्हें शक हुआ। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया कि शायद वह एक कनाडाई विमान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए पास के किंद्रोस वायुसेना अड्डे से एक F-89C स्कॉर्पियन जेट को जांच के लिए भेजा गया। विमान में फर्स्ट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मोंकला पायलट थे और सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन रडार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आने वाले महीनों में आसमान में चीजें अजीब होने लगी और यूएफओलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये सबसे अजीब सैन्य यूएफओ घटनाओं में एक थी। सोचा गया था कि विमान आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेट के उड़ते ही विल्सन को उसका रडार से ट्रैक करना मुश्किल हुआ, क्योंकि वह लगातार दिशा बदल रहा था। ग्राउंड क्रू को जानकारी दी गई, फिर उन्होंने मोंकला को दिशा निर्देश देने लगे। उसने अपनी गति 500 मील प्रति घंटा कर दी और आखिरकार उस अज्ञात विमान के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तब तक आधा घंटा बीत चुका था। ग्राउंड क्रू दूसरे विमान की पैंतरेबाजी क्षमता देखकर हैरान था और बेचैनी से देख रहा था जब जेट लक्ष्य के पास पहुंचा। उन्होंने मोंकला को 25,000 से 7,000 फीट तक नीचे आने को कहा और किविना पॉइंट के तट से लगभग 70 मील दूर वे आखिरकार उस अज्ञात वस्तु के पास पहुंच गए। रडार पर तैनात सैन्य सदस्यों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पर 2 ब्लिप्स एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रडार स्क्रीन से मोंकला और विल्सन का सिग्नल अचानक गायब हुआ, जिससे सभी लोग चिंतित हो गए। कुछ सेकंड बाद दूसरा यान अचानक दिशा बदलता है और उसका ब्लिप भी बिना स्पष्टीकरण गायब हो जाता है। अन्य विमानों को तुरंत उस इलाके में भेजा गया ताकि पता चल सके क्या हुआ, लेकिन उन दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कनाडाई वायुसेना ने खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मीडिया को अपनी रिपोर्ट में सेना ने बताया कि उनके रडार पर 2 संकेत एक बिंदु पर आपस में मिलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उनका जेट अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में विलीन हो गया हो। लेकिन जल्द ही उन्होंने बयान बदलकर कहा कि रडार ऑपरेटर ने गलती की थी और मोंकला व विल्सन ने उस वस्तु को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, जो कनाडाई वायुसेना का C-047 विमान था। उन्होंने आगे दावा किया कि वह विमान अपने निर्धारित मार्ग से लगभग 30 मील भटककर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में चला गया था। विल्सन और मोंकला के बारे में पूछने पर उन्होंने अनुमान लगाया कि पायलट को अचानक चक्कर आया, जिससे विमान लेक सुपीरियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब दोनों मिशन पूरा कर बेस लौट रहे थे। कनाडाई सेना ने कहा कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि उस रात उन्होंने कोई उड़ान नहीं भेजी थी और इसके अलावा मोंकला की पत्नी को पहले बताया गया कि उनका विमान झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और फिर ये कहा गया कि उनका विमान हवा में ही फट गया था। इस मिशन का उल्लेख सेना के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और इसकी पूरी व्याख्या नहीं हुई। कई लोग इसे बाहरी अंतरिक्ष यान से सामना मानते हैं, लेकिन सच क्या है ये शायद जनता को कभी पता ना चले, क्योंकि मिशन के रिकॉर्ड नहीं हैं। नंबर 5, अगर आप सड़क पर किसी अजनबी से पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 99% लोग क्रिस्टोफर कोलंबस कहेंगे। स्कूल और इतिहास की किताबों में यही सिखाया गया, लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक पहले एक वेल्श व्यक्ति महाद्वीप पर पहुंचा था।
सन 1170 में ओवेन ग्विनेड वेल्स के एक औपचारिक काउंटी ग्विनेड के शासक थे और उन्हें आज भी देश के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण राजाओं में से एक माना जाता है। ओवन और इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय में वेल्स की स्वतंत्रता और विस्तार को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हुईं, क्योंकि हेनरी वेल्स को इंग्लैंड में वापस लाना चाहता था। आखिरकार हेनरी को ओवन और उनके वेल्स में उनके सहयोगियों ने हराया, जिसमें खराब मौसम ने भी मदद की। 1170 में ओवेन की मृत्यु के बाद उनके 13 बच्चों में सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर झगड़े शुरू हो गए। उनके 2 बेटे मार्डियाक और रिरिड ने तय किया कि वे इस विवाद या परिवार के बाकी सदस्यों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे लॉन्ड्रिगो में एक जहाज पर सवार हुए और किंवदंती के अनुसार वे बिना किसी निश्चित गंतव्य के पश्चिम की ओर जहाज से निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे देखेंगे कि आखिरकार वे कहाँ पहुँचते हैं। वे अटलांटिक महासागर पार करके अंततः अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि इस खोज को लोगों से साझा करें और मार्डियाक घर लौट आए ताकि और लोगों को ला सके। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी यात्राओं और अपने तथा अपने भाई द्वारा खोजी गई नई दुनिया की कहानियां सुनाई। उनकी कहानियों से प्रेरित होकर कई लोगों ने दूसरी यात्रा के लिए नाम लिखा और 1117 में वे लुंडी द्वीप से रवाना हुए। कहा जाता है कि यह समूह अमेरिका लौटकर अल्बामा के मोबाइल बे में उतरा और अल्बामा नदी की ओर गया, जहां रास्ते में उन्होंने पत्थर के किले बनाए। स्थानीय अमेरिकी जनजातियां आज भी इसके बारे में बात करती हैं और उन्होंने पुष्टि की है कि ये किले श्वेत पुरुषों द्वारा बनाए गए थे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ कि ये मार्डियाक और उसके नाविकों का समूह था, लेकिन इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि इन संरचनाओं की बनावट वेल्स के कॉन्वी काउंटी बरो में स्थित कैसल डुलविथ एलन से काफी मिलती जुलती है। इन संरचनाओं की तारीख कोलंबस के महाद्वीप आने से पहले की मानी जाती है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि मार्डियाक इसका असली खोज करता था। ना तो मार्डियाक, ना रिरिड और ना ही उनके किसी आदमी को फिर कभी देखा गया और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया, जहां वे एक स्थानीय जनजाति का हिस्सा बनकर रहने लगे। नंबर 4, द सेथ मटेरियल एक किताब है जिसे जेन रॉबर्ट्स और उनके पति रॉबर्ट बट्स ने लिखा है। उनका दावा है कि इसमें सेथ नामक सत्ता के साथ उनकी बातचीत शामिल है, जिससे ये किताब बाकी सबसे अलग है। यह कहानी 1963 में शुरू होती है, जब जेन और रॉबर्ट जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर किताब लिख रहे थे, उसके लिए रिसर्च करने का विचार किया। उन्होंने एक ओइजा बोर्ड खरीदी और यह देखने के लिए प्रयोग करना शुरू किया कि क्या इन बोर्ड्स के बारे में जो अफवाहें हैं वे सच हैं या नहीं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 3 दिसंबर को उन्होंने एक पुरुष स्वरूप वाली सत्ता से बात की, जिसने खुद को सेथ बताया। उन्होंने इन बातचीतों को लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जेन को बिना ओइजा बोर्ड के ही संदेश मिलने लगे, जैसे कि वे सीधे उसके दिमाग में डाले जा रहे हों। अब बोर्ड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जेन सीधे रॉबर्ट को संदेश बता सकती थी और रॉबर्ट उन्हें लिख लेते थे। सेथ ने बताया कि वह शुद्ध ऊर्जा का प्राणी है और अब भौतिक दुनिया में उसकी रुचि नहीं है। उसने यह भी जोड़ा कि उसने पृथ्वी पर अपने सभी पुनर्जन्म पूरे कर लिए हैं और अब वह अस्तित्व के एक वैकल्पिक स्तर पर रह रहा है। उसने जो जानकारी उस जोड़े को दी वही पहले भी कई लोगों को दी गई थी, मगर हर नई पीढ़ी के साथ वे और अन्य प्राणी अपने संदेश फिर दोहराते हैं। सेथ आधुनिक बोलचाल की भाषा से परिचित लगता था और जेन का दावा था कि कई बार जब वह सेथ से बात कर चुकी होती थी तो उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने ऐसा किया है या बातचीत के दौरान शराब पी है। हालांकि सेथ से कई संदेश मिले। उसका मुख्य उद्देश्य जेन और बाकी दुनिया को यह सिखाना था कि वे केवल अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपनी खुद की वास्तविकता बना सकते हैं। उसने बताया कि पुनर्जन्म वास्तविक है और अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। जहां तक हर व्यक्ति अपनी खुद की वास्तविकता बनाने की बात है, उसने यह समझाया कि यह कैसे काम करता है। व्यक्ति का आंतरिक अहंकार उसकी शारीरिक बनावट और भौतिक वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। उनके अनुभव उनकी अपेक्षाओं, विश्वासों और दृष्टिकोण से तय होते हैं और उन्हें बाहरी अहंकार रचता है। संक्षेप में सेठ ने समझाया कि हर व्यक्ति वही जीवन अनुभव करता है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करता है। ये तभी बदलेगा जब वे अपनी अपेक्षाएं और विश्वास बदलने का फैसला करेंगे।
जेन ने इस पर विस्तार से बताया, यह कहते हुए कि हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण हमारे मन द्वारा बनाया जाता है। ये विचार फिर ऊर्जा से भर जाते हैं जो जनसमूह के मन से आती है, और जो घटनाएं हम समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं वे भी इसी तरह विचार और ऊर्जा के माध्यम से बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेठ ने दावा किया कि वास्तविकता का कोई आरंभ या अंत नहीं है, और वादा किया कि जो भी उनका अनुसरण करेगा वह बदली हुई चेतना और ऐसे रोमांच का अनुभव करेगा जिनके बारे में उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये सत्र अगले 21 वर्षों तक जारी रहे, जब तक कि जेन का 1984 में निधन नहीं हो गया। जहां बहुत से लोग मानते हैं कि सेथ वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, वहीं कई अन्य लोगों को जेन की लिखी किताबों में ज्ञान मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी किताबों ने दुनिया के बारे में सोचने का उनका नजरिया बेहतर के लिए बदल दिया। नंबर 3, 1400 और 1500 के दौर में स्पेन से आई कुलीन कोर्टे रियल परिवार समुद्रों की खोज के अपने शौक के लिए जाना जाता था। गैस्पर और मिगुएल ने यह शौक अपने पिता जोआओ वास्कोटे रियल से विरासत में पाया। गैस्पर को दोनों में सच्चा साहसी कहा जाता था, क्योंकि वह बचपन से ही दूर दराज की जगहों की कहानियां सुनता आया था और उसने जल्दी ही नक्शे पढ़ना भी सीख लिया था। 1500 तक अन्य खोजकर्ताओं की खोजों ने उसके साहसिक यात्रा की इच्छा बढ़ा दी थी, जिसमें नए व्यापार मार्ग, महाद्वीप, क्षेत्र और अनदेखी जातियां थीं। वयस्क होने पर गैस्पर को पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम द्वारा अन्य खोजकर्ताओं के साथ नए क्षेत्रों की खोज के लिए चुना गया। अपनी पहली यात्रा में वह शायद ग्रीनलैंड पहुंचा था। हालांकि यह सिद्धांत विवादास्पद है। वह कहता था कि जब वे सूखी जमीन पर पहुंचने वाले थे, खराब मौसम ने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह और लोगों के साथ फिर लौटना चाहता था। 1501 में खोजकर्ताओं का बड़ा समूह जुटाकर उसने 3 जहाजों के साथ फिर यात्रा शुरू की। जब वे उस इलाके में पहुंचे तो बर्फीली परिस्थितियों के कारण उन्हें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगा। जहाज बर्फ तोड़ने के लिए नहीं थे, इसलिए गैस्पर ने रास्ता बदला और माना जाता है कि उनका समूह न्यू फाउंडलैंड या लैब्राडोर में उतरा। यह अभियान सफल रहा और गैस्पर वहां रहने वाले लगभग 60 लोगों को अपने साथ पुर्तगाल वापस ले आया। रास्ते में कुछ अज्ञात हुआ, बाकी 2 जहाज सुरक्षित पहुंचे, लेकिन गैस्पर का जहाज लापता रहा। मिगुएल मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई ऐसे ही गायब हो गया, और रोमांच के शौक और खोजी गई जमीन के एक हिस्से के वादे के कारण उसने गैस्पर को खोजने का फैसला किया। 1502 में उसने नए नाविकों की टीम बनाई और 3 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। वह उसी इलाके में लौटा जहां उसके भाई को आखिरी बार देखा गया था, जिससे उसे और उसके साथियों को उन्हीं बर्फीले जल मार्गों से गुजरना पड़ा जिनका सामना गैस्पर और उसके दल ने किया था। ये कोई बड़ी समस्या नहीं साबित हुई, क्योंकि वे उस इलाके में बिना किसी खास परेशानी के पहुंच गए। लेकिन मिगुएल ने घातक गलती कर दी। उसने फैसला किया कि उन्हें ज्यादा तेजी से ज्यादा इलाके की तलाश करनी चाहिए और तीनों जहाजों को अलग अलग हो जाने का आदेश दिया। उन्होंने उस साल अगस्त के मध्य में एक निश्चित जगह पर मिलने का तय किया और 2 जहाज वाकई वहां पहुंच भी गए, लेकिन मिगुएल का जहाज भी उसके भाइयों की तरह लापता हो गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जहाज या तो बर्फ के कारण इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, या फिर वो किसी तूफान के दौरान डूब गया। कोर्ते कोर्तेरियाल परिवार ने हार नहीं मानी। 1503 में वास्को एनएस ने अपने भाइयों की खोज में उसी क्षेत्र में 2 जहाज भेजे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें उस अभियान के साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। और कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि या तो दोनों भाइयों में से कोई एक या दोनों ने पुर्तगाल वापस न लौटने का फैसला किया और वे इन क्षेत्रों में से किसी एक में लंबा जीवन जीते रहे। ये कभी साबित नहीं हुआ और इतिहासकार केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कोर्ते कोर्तेरियाल भाइयों के साथ सदियों पहले क्या हुआ। नंबर 2, कहा जाता है कि बेल बीकर लोग ब्रिटेन में कांस्य युग लाने और स्टोनहेंज के फिर से आकार देने में मददगार थे, लेकिन इस सभ्यता और उनके जीवन की जानकारी बहुत कम है। अब डीएनए विश्लेषण की मदद से माना जाता है कि बेल बीकर लोग लगभग
2400 से 2600 ईसा पूर्व के बीच ब्रिटेन पहुंचे थे और उनके आगमन से नवपाषाण युग का अंत हो गया था। कहा जाता है कि उनका डीएनए ब्रिटेन के लगभग सभी मूल निवासियों के डीएनए की जगह ले चुका था, यानी आज के वहां के लोग पुराने निवासियों से लगभग जुड़े नहीं हैं। यह निष्कर्ष एक अध्ययन में ब्रिटेन में इन रहस्यमय लोगों के आगमन से पहले और बाद में दफन लोगों के डीएनए की तुलना से निकाला गया। मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर इयान बार्न्स के अनुसार आगमन के बाद दफनाए गए लोगों का डीएनए मूल निवासियों से काफी अलग था, जिससे जनसंख्या में बड़ा बदलाव स्पष्ट हुआ। बेल बीकर लोगों का नाम उनके खास मिट्टी के बर्तनों की वजह से पड़ा। करीब 4500 साल पहले उन्होंने पहली बार स्पेन और पुर्तगाल में घंटी जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जो पहले नहीं देखे गए थे। यह शैली यूरोप में जल्दी लोकप्रिय हुई और एक सदी बाद पहली बार ब्रिटेन में दिखी। हालांकि इसका ठोस कारण नहीं मिला। विद्वानों का मानना है कि बेल बीकर लोग बड़े पैमाने पर पलायन की प्रक्रिया में थे। जहां भी गए इस मिट्टी के बर्तनों की शैली साथ ले गए। कुछ 100 वर्षों के दौरान और भी बेल बीकर लोग ब्रिटेन पहुंचे और जल्द ही उन्होंने क्षेत्र के मूल निवासियों के डीएनए को लगभग पूरी तरह से बदल दिया। हमें तो यह भी अच्छी तरह पता है कि वे दिखते कैसे थे। विश्लेषित किए गए डीएनए के कारण शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी त्वचा गोरी थी, बाल हल्के रंग के थे और आंखें भी हल्के रंग की थीं। उनके आने पर ब्रिटेन के मूल निवासी आमतौर पर भूरे बाल, भूरी आंखें और जैतूनी त्वचा वाले थे, जो अब नहीं हैं। यह इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि बेल बीकर लोगों की स्थानीय लोगों से संतानें हुईं और मूल निवासी धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। बेल बीकर लोगों की उत्पत्ति को लेकर पहले माना गया था कि वे लाइबेरिया से आए थे, लेकिन विशेषज्ञ पूरी तरह निश्चित नहीं हैं। सुझाव है कि वे ब्रिटेन आने से पहले यूरोप में शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ मिश्रित हो गए थे, जिससे उनके डीएनए में पहले ही बदलाव हो चुका था। यह सामान्य नहीं है कि एक समूह का डीएनए पूरी तरह से हावी हो जाए और अंततः दूसरे को पीछे छोड़ दे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे एक वजह है। उनका मानना है कि शायद महामारी फैली थी, फिर त्रासदी आई। संभवतः बेल बीकर समुदाय उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षित थे, जबकि मूल ब्रिटिश नहीं थे। इस तरह बेल बीकर समुदाय फला फूला, जबकि ब्रिटेनवासी प्लेग का शिकार हो गए, जिससे कई वर्षों में ब्रिटेन वासियों का डीएनए घटता चला गया। यह भी कहा गया है कि उन्होंने स्टोनहेंज और अन्य नवपाषाण स्थलों का उपयोग शुरू किया और शायद स्मारक के पुनः डिजाइन में भी भूमिका निभाई, हालांकि यह सिद्ध नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन वासियों को धातु कला, तीरंदाजी और खास मिट्टी के बर्तनों से परिचित कराया। अगर इनमें से कोई भी बात कभी निश्चित रूप से सच साबित होती है, तो यह इतिहास की किताबों को वैसे ही बदल सकती है जैसे हम उन्हें जानते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इन प्राचीन बेल बीकर लोगों के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नंबर 1, सदियों से पुरातत्वविदों ने कुछ अद्भुत कलाकृतियां खोजी हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं लगता। कुछ जगहों पर वे मिली जहां उम्मीद नहीं थी और कुछ ऐसे लोगों ने बनाई थी जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ में छुपा श्राप बताया जाता है और कुछ में ऐसे जानवरों और वस्तुओं के चित्र जिनकी पहचान हम नहीं कर पाए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें अलौकिक प्राणी या खोई सभ्यता ने बनाया था। कुछ अवशेष ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रेतवाधित या दुष्ट आत्मा के कब्जे में हैं। इन रिपोर्टों पर अक्सर संदेह होता है, लेकिन मैनचेस्टर म्यूजियम के मिस्र विंग के कई दर्शक मानते हैं कि वहां का एक अवशेष अपनी ही मर्जी से चलता है। जिस वस्तु की बात हो रही है वह एक मध्य साम्राज्य की अंतिम संस्कार की मूर्ति है जो म्यूजियम में एक कांच के केस में प्रदर्शित है। शुरुआत में इसे प्राचीन मिस्र की सैकड़ों खोजी गई वस्तुओं में से एक माना गया था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। फरवरी 2013 में संग्रहालय के क्यूरेटर कैम्पबेल प्राइस मिस्र अनुभाग में एक टूर ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा जो संभव नहीं होना चाहिए था। उस मूर्ति का नाम नाब सेनु है, जिसे प्राचीन समय में फिरौन के साथ दफनाया जाता था ताकि अगर उसकी मम्मी नष्ट हो जाए
तो ये मूर्ति उसकी आत्मा के लिए द्वितीयक पात्र बन सके। यह उल्लेखनीय है कि मम्मी और मूर्ति दोनों को 1933 में संग्रहालय को दान किया गया था और तब से इन्हें एक दूसरे से अलग रखा गया है। जिस दिन की बात है, प्राइस हैरान रह गए जब उन्होंने कलाकृति गलत दिशा में देखी और कारण नहीं समझ पाए। उन्होंने संग्रहालय के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी ने उसे हिलाया है, लेकिन किसी ने नहीं किया था। इसके अलावा उस खास केस की चाबी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही थी, लेकिन कोई भी उनकी अनुमति के बिना उस मूर्ति को नहीं हिलाता। उन्होंने केस खोला, मूर्ति को उसकी मूल स्थिति में वापस रखा और फिर से केस में ताला लगा दिया। अगले दिन वह फिर से एक अलग दिशा में मुड़ी हुई थी और उसके अगले दिन वह फिर से घूम चुकी थी। उन्हें भरोसा था कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होगा, शायद ऐसे कंपन जो वह और उनके आगंतुक नहीं महसूस कर सकते थे। लेकिन उसी केस में रखी बाकी कलाकृतियों में से कोई भी हिली तक नहीं थी और प्राइस हैरान रह गए। चूंकि संदेह था कि किसी ने उस केस में प्रवेश किया है, इसलिए उस पर एक कैमरा लगाया गया जो हर एक मिनट में एक फोटो लेता था। तस्वीरों की जांच में म्यूजियम कर्मचारी हैरान रह गए कि वह कलाकृति खुद घूम रही थी जबकि बाकी स्थिर थी। यह सुझाव दिया गया कि घूमने का कारण असमान घर्षण हो सकता है, जो संभव है, लेकिन प्राइस फिर भी संदेह में रहे। उन्होंने बताया कि मूर्ति काफी समय से उसी केस में थी और पहले कभी नहीं हटाई गई, इसलिए घर्षण को कारण मानना संभव नहीं। कई विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत पर राय दी, लेकिन कोई यह नहीं समझा पाया कि स्थिर वस्तु अचानक ऐसा क्यों करने लगी। यह आज भी प्रदर्शनी में है, जिसे कोई भी देख सकता है यदि वे बहादुर हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है। अगले वीडियो में मिलूंगा।